एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज का हमारा टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको ध्यान से आपने सुनना है। अगर आपने ये समझ लिया ना टॉपिक, तो आपका सारा जो बेसिक डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले तो वो जानो। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स को जब तक दीवानी राइट मिले उससे पहले, देखो ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट मिले थे 1765 में। तो 1765 से पहले किस तरीके से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था वो हम जानेंगे। दैट मीन्स कि ब्रिटिशर्स के पास दीवानी राइट्स आने से पहले किस तरीके से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया गया उसको समझना जरूरी है। एंड फिर हम ये जानेंगे कि सबसे पहले कौन सा सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, वो था इजारेदारी सिस्टम। फिर हम इजारेदारी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एंड फिर उसके बाद आता है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते हम सारे सेटलमेंट देखेंगे, जिसमें हम रोयतवाड़ी सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे, महलवाड़ी सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो हम सारे के सारे सेटलमेंट देखेंगे कि किस तरीके से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया गया। राइट, तो सबसे पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर से पहले लैंड रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट किया जाता था। तो ब्रिटिशर से पहले लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कौन करते थे? मुगल एम्परर। ठीक है, तो जो मुगल एम्परर थे वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कैसे करते थे? देखो बेसिकली जो मुगल एम्परर्स हैं उन्होंने जहां जहां रूल किया उन टेरिटरी को उन्होंने प्रोविंसेस में बांटा हुआ था। प्रोविंसेस को हिंदी में कहते हैं सूबा। एंड हर एक सूबे का अपना एक सूबेदार भी होता था जिसे कहा जाता है दीवान। ठीक है, तो अब देखो ये जो दीवान है ना, ये डायरेक्ट प्रोविंसेस से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करता था, बल्कि ये जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। एंड जमींदार किससे करता था रेवेन्यू कलेक्ट? पेजेंट से। तो पहले तो ये प्रॉपर एक चेन समझो। देखो हर एक टेरिटरी को प्रोविंसेस में बांटा हुआ था, वो हर टेरिटरी जहां पर मुगल एम्परर रूल करते थे। तो हर टेरिटरी को प्रोविंसेस में बांटा हुआ था। हर प्रोविंस में अलग अलग जो है पेजेंट्स होते थे। उन पेजेंट से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था जमींदार के थ्रू। जमींदार से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता दीवान के थ्रू। एंड दीवान ये सारा का सारा जो पैसा है वो मुगल एम्परर को भेज दिया करता था, लेकिन कुछ फिक्स अमाउंट अपने पास भी रखा करता था बेसिकली। ठीक है, अपनी पॉकेट में भी दीवान कुछ रखा करता था। देखिए जैसे कि अगर मैं इस चेन को दोबारा से समझाऊं तो होता ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनसे पहले मुगल एम्परर यहाँ पर रूल कर रहे थे, वही टैक्स को कलेक्ट करते थे। तो मुगल एम्परर की जो भी टेरिटरीज थी उन टेरिटरी को बांटा हुआ था प्रोविंसेस में। राइट, एंड प्रोविंसेस के लिए हर एक प्रोविंस में दीवान को अपॉइंट किया हुआ था। एंड यही दीवान जो है क्या करते थे? यही दीवान टैक्स देते थे किसको? मुगल एम्परर को। ठीक है, अब देखो दीवान जो है वो प्रोविंस में डायरेक्टली जाकर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, बल्कि हर एक प्रोविंस में जो है जमींदार्स रखे हुए थे। एंड जो जमींदार्स थे ये हर एक फार्मर से, हर एक पेजेंट से, या ये कह लो हर एक कल्टीवेटर से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो आपको ये चेन समझनी है कि प्रोविंसेस में जो पेजेंट्स हैं उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था जमींदार के थ्रू। जमींदार से कौन लेता था? दीवान। एंड दीवान के बाद ये पैसा जाता था मुगल एम्परर के पास में। राइट, एक तो आपने ये चेन समझ ली। इसके अलावा दीवान का काम क्या होता था? दीवान का काम ये होता था रेवेन्यू को जनरेट करना एंड इसके अलावा जमींदार पर सुपरविजन रखना। ठीक है, कि क्या जमींदार ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ढंग से काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा दिया जाता था। तो ध्यान रखना दीवान का काम क्या था? एक तो रेवेन्यू जनरेट करना, दूसरा जमींदार को सुपरवाइज करना, एंड तीसरा उनसे टैक्स को कलेक्ट करना, एंड फोर्थ क्या था? मुगल एम्परर को ये जो फिक्स अमाउंट है वो देना। फिर क्या होता है ये सभी को पता है कि 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर के बाद अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो दीवानी राइट्स का मतलब समझो। देखो दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार जिसके पास अगर दीवानी राइट हो तो वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है,
जिसके पास दीवानी राइट होते हैं वही रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकता है। सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि बैटल ऑफ बक्सर से पहले मुगल एम्पायर लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि 1765 में, बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में शाह आलम जो थे, शाह आलम जो कि मुगल एम्पायर थे, उन्होंने दीवानी राइट दिए किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कमांड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, राइट। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि पहले तो 1765 से पहले मुगल एम्पायर के पास राइट था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, बट जैसे ही शाह आलम ये राइट रॉबर्ट क्लाइव को दे देते हैं तो अब मुगल एम्पायर के हाथ से सारी अथॉरिटी चली जाती है। एंड अब ये लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की अथॉरिटी किसके हाथ में आ जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम की एक पिक्चर, एक पेंटिंग भी दिखाई हुई है बुक में। वो इसलिए दिखाई हुई है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को एक हैबिट थी कि जब भी कोई मैजेस्टिक सा ओकेजन होता था, बहुत अच्छा सा कोई अवसर होता था, तो ये उस इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए पेंट कराया करते थे। तो ये किसकी हैबिट थी, रॉबर्ट क्लाइव की, कि कुछ भी अगर बड़ा सा बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसको ये पेंट में उतरवा लेते थे ताकि वो आगे के लिए मेमोरेबल रहे, राइट। तो जब शाह आलम 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर जो थे रॉबर्ट क्लाइव, जब इनको दीवानी राइट दे रहे थे तो उस चीज़ को भी इन्होंने पेंट कराया था ताकि वो आगे जाकर एक मेमोरेबल इवेंट बन जाए। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया, यहाँ तक हमने इस पेज पे पढ़ा कि 1765 से पहले, बिफोर 1765 किस तरीके से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो हमने ये देखा कि सारा का सारा पैसा जो लैंड रेवेन्यू से आता था वो सारा पैसा मुगल एम्पायर की ट्रेजरी में जाता था। बट जैसे ही शाह आलम रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी राइट देते हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बेसिकली दीवानी राइट देते हैं, तो मुगल एम्पायर ने जो है ये पैसा अपनी ट्रेजरी से अब किसको देना शुरू कर दिया था, ब्रिटिशर्स को। क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास अब क्या आने लग गया था, दीवानी राइट। तो दैट मीन्स ये लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का राइट रखते थे। बेसिकली आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको समझनी है, एक सेकेंड मैं इसको स्लाइड को एक बार इरेज कर देती हूँ, चलो यहीं पे लिख देती हूँ मैं। देखो अब एक चीज़ आपको क्या समझनी है, ये जाननी है आपको कि जो ये दीवानी राइट मिले थे 1765 में, किसको मिले थे, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये कौन कौन सी स्टेट के मिले थे, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, ठीक है, इन तीनों स्टेट के, राइट। ये चीज़ भी ध्यान रखना। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दीवानी राइट आ जाते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, मतलब इनमें ना इनके जो कल्टीवेटर्स थे, जो यहाँ पर पेजेंट्स काम करते थे, उनका बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है। रीज़न ये था कि ये जो सारे के सारे ऑफिसर्स थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, ये बहुत बड़े करप्ट थे। एंड इसी टाइम पर रॉबर्ट क्लाइव पर जो है एक करप्शन का चार्ज भी लगाया जाता है ब्रिटिश की पार्लियामेंट के थ्रू। बट जब क्रॉस एग्जामिन किया जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गिल्टी नहीं पाए जाते, मतलब ये दोषी नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव जो है आगे जाकर सुसाइड कर लेते हैं। तो अभी हमने 1765 तक का सब कुछ पढ़ लिया, राइट। अब आगे हम इजारेदारी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एंड इजारेदारी सिस्टम में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, राइट। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया है। आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। मेरी सारी की सारी अनअकैडमी पर क्लासेस जो हैं फ्री होती हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस होती हैं, जितने भी सेशंस होते हैं वो लाइव होते हैं, राइट, रिकॉर्डेड नहीं होते। तो अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे से लाइव सेशन में आकर पूछ सकते हैं। बस आपने करना क्या है, आपने करना ये कि मेरी सारी की सारी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए बस एक बार कोड डालना है, जाकर ये कोड डालना है PACE 10। जैसे आप ये कोड डालेंगे और एक ही बार ये कोड डालना है, मेरी सारी की सारी जो अपकमिंग लाइव क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन आपको 10 मिनट्स पहले अनअकैडमी दे दिया करेगी। इसके अलावा फिर आपको बार बार ये कोड भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके अलावा लाइव सेशन में आप अपने डाउट्स भी क्लियर करा सकते हैं मुझसे।
अब देखो अनअकैडमी ने एक बहुत ही अच्छा स्पेशल प्राइस वीक वाला ऑफर निकाला है जिसमें आप लगभग 25,000 से ज़्यादा रुपए बचा सकते हैं। एंड ये इतना बेस्ट ऑफर है, मतलब टिल डेट का बेस्ट ऑफर है ये। क्या है इसमें कि अगर आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेते हो, जैसे कि देखो अगर आप सीबीएसई अभी स्टूडेंट हो तो अगर आप 9 महीने का प्लान लेते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट है। एंड अगर आप 12 या 12 से अबव महीने का लेते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन इसमें ध्यान देना कि जो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है ना 10-10 रिस्पेक्टिवली, ये सिर्फ कोड लगाकर पेस्ट एंड कोड लगाओगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें आप 25,000 से ज्यादा जो है रुपए सेव कर सकते हो। बस एक दिन बचा हुआ है तो देर मत करना। आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो फटाफट से इसमें आओ, एनरोल करो। तो आपको जो भी सुटेबल मंथ्स लगता है उसी के लिए आप एनरोल कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि आपको जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा वो पेस्ट 10 लगाकर मिलेगा, तो प्रॉपर पेस्ट 10 इस कोड को याद रख लेना। अब हम बात करेंगे इजारेदारी सिस्टम के बारे में। देखो 1771 में वॉरेन हेस्टिंग्स को कैलकाटा प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपॉइंट कर लिया जाता है। एंड 1772 में इजारेदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स के थ्रू। अब क्या होता है कि इस सिस्टम को ये 5 ईयर सेटलमेंट के बेसिस पर इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ ऑक्शन सिस्टम होता है, मतलब बोली लगाना होता था। तो इस ऑक्शन सिस्टम में था ये कि जो हाईएस्ट बिडर होता था, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाता था ना, उसी को लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिलता था। अभी कंफ्यूज मत हो ना, मैं सारी चीज़ें अभी दोबारा से बताऊंगी, बस एक बार स्लाइड्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड बाद में क्या हुआ, पहले तो ये 5 ईयर सेटलमेंट था, इसीलिए इसको 5 ईयर सेटलमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। लेकिन बाद में इसको एनुअल बेस्ड कर दिया, बट फिर से वही चीज़ थी कि ऑक्शन सिस्टम था एंड हाईएस्ट बिडर को ही लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है मौका मिलता था, राइट मिलता था। इसके अलावा ये सिस्टम बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी ना मैं एक ब्लैंक स्लाइड पर आपको ये चीज़ पूरी समझाना चाहूँगी, एक सेकेंड। हाँ देखो अभी हम ना लिंक बनाते हुए चलेंगे। हमने 1765 तक का क्या पढ़ा कि दीवानी राइट्स मिले किसको, ब्रिटिशर्स को। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिलते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है कि लैंड रेवेन्यू जो पहले जितना कलेक्ट होता था ना, अब वो हाईएस्ट अमाउंट में कलेक्ट किया जाने लगा। मतलब 1765 से जो मुगल एम्परर थे उससे पहले कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, अप टू 80 लाख, राइट। लेकिन जैसे ही 1765 में ब्रिटिशर्स के हाथ में दीवानी राइट आते हैं तो इन्होंने कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया, लगभग 150 लाख, ठीक है। एंड ऐसा होते होते हुआ ये कि 1770 में, मतलब लगभग 5 साल के बाद, जैसे ही ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट मिलते हैं उसके 5 साल के बाद हमें ये देखने को मिलता है 1770 में कि बंगाल में आ गया था फेमिन। एंड बंगाल में जब फेमिन आया तो 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो वाइप आउट हो चुकी थी, ठीक है। अब देखो 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हुई, उसके पीछे हालांकि बहुत सारे रीजन हैं। इनफैक्ट एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो बंगाल में फेमिन आया था ना, ये मैन मेड था। अब इसके बाद फिर क्या होता है, 1770 का तक का देखो हमने पढ़ लिया प्रॉपर। आपको ऐसे ईयर वाइज समझना है। अगर आप ये बेसिक डाउट क्लियर कर लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी हिस्ट्री में। मतलब इसको कहानी के तौर पर समझो, जैसे कि एक मूवी चल रही है, ठीक है। अब देखो 1770 के बाद 1771 में कैलकाटा प्रेसिडेंसी जो थी, कैलकाटा प्रेसिडेंसी, यहां पर गवर्नर जनरल जो है कौन अपॉइंट कर लिए गए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसके बारे में अभी हमने बात की। तो इन्होंने 1772 में इजारेदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। अब देखो अब आपने पढ़ना है कि बेसिकली इजारेदारी सिस्टम क्या था, ठीक है। अब मैं इस स्लाइड को देखो क्लियर कर दूंगी। अब आप ये समझो कि अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब 1772 की बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले का जितना भी था ये मैंने पार्ट एक कहानी के तौर पर आपको बता दिया। अब देखो 1772 के आगे अगर हम शुरू करें तो ये है इजारेदारी सिस्टम बेसिकली, राइट। अब आपको इसमें क्या समझना है, इसमें होता ये था कि जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, तो इस पर ना बोली लगती थी, ऑक्शन सिस्टम था। तो जो भी हाईएस्ट बीडर होता था, मतलब जो जितनी ज़्यादा बड़ी बोली लगाता था, जैसे कि यहाँ पर लगा लो 3-4 आदमी लोग बैठे हैं, इसमें से अगर इस पहले वाले ने कहा कि भाई मैं तुम लोगों को मतलब
पर किलो कितना अनाज दे सकता हूँ। तो जिसने जितना ज़्यादा किलो अनाज बोला होगा उसके पास लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट आ गए होंगे। सो कहने का मतलब है जो हाईएस्ट बिडर होता था ना, उसी के पास लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स होते थे। फिर देखो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि ये सेटलमेंट पहले तो इन्होंने 5 ईयर के लिए दिया था। तो 5 ईयर में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सिस्टम फेल हो गया, अच्छे से चला नहीं। एंड हमें ये भी देखने को मिला कि किसान का नुकसान हुआ। तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, इसको रिवाइज किया और इसको एनुअल कर दिया, लेकिन सिस्टम वही सेम रखा। भले ही ये अब फॉर एनुअल था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला सिस्टम फॉर एनुअल रखा गया, पर साल जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन ऑक्शन सिस्टम रख दिया फिर से। मतलब जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा कि भाई वो किस पर्टिकुलर एरिया से कितना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू ला सकता है, तो जितनी जो बड़ी बोली लगाता था ना, उसी को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाता था। तो अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या, ये सिस्टम फेल कैसे हुआ। पहला तो ये रीज़न था कि लोग ज़मीन की जितनी एक वो होती है ना, फर्टिलिटी होती है, उससे ज़्यादा बोली लगाने लग गए। तो अपनी मर्जी से लोग बोली लगाने लग गए जस्ट बिकॉज कि उनको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाए। एंड दूसरा ये था कि जो किसान थे ना, उनका बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। क्यों? क्योंकि लैंड रेवेन्यू हाईएस्ट अमाउंट में उनको पे करना पड़ता था। तो जो फार्मर्स थे उनका नुकसान होने लगा। तो फार्मर्स ने क्या करा, फार्मर्स ने अब देखो फार्मर्स के पास तो प्रेशर था, तो उनको तो लैंड रेवेन्यू देना ही देना था। तो वो बेचारे करते क्या, उनको उधार में पैसे लेने पड़ते। तो वो क्या करते थे, वो मनी लेंडर के पास जाते, पैसे लेते और फिर वो पैसे चुकाते थे। किनको? जमींदार को। और जमींदार किनको जाकर देते थे? ब्रिटिशर्स को देते थे। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि किसान बीच में पिस गए थे बुरी तरीके से, एंड किसानों की हालत बहुत बुरी हो गई थी इस टाइम पर, राइट। तो ये था इजारेदारी सिस्टम, एंड ध्यान रखना कि ये बिल्कुल फेल हो चुका था। इसके बाद आया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो ना इसी तरीके से पढ़ना, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। ओके, सो आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा मेरी सारी की सारी अनअकैडमी पर क्लासेस फ्री में होती हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि ये एक बार कोड डालना है पेस 10 करके। एंड जो अनअकैडमी का भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर आया हुआ है, उसमें बस थोड़ा सा ही टाइम है। आप थोड़े टाइम में जितना बेनिफिट उठा सकते हो उठा लेना, क्योंकि 25,000 से ज़्यादा रुपये आप सेव कर सकते हो। और वहाँ पर मैं भी पढ़ाती हूँ, सो डोंट वरी, आप एसएसटी मुझसे ही पढ़ेंगे। चलिए, टिल देन बाय बाय। आपको जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछे, बिल्कुल फ्री होकर।